नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 12 कंचा का अभ्यास करेंगे। कंचा पाठ हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा आते हैं तब क्या होता है। तो हमने पाठ पढ़ लिया है, तो हम इस प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे अच्छी तरह से। फिर हम प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में थोड़ा शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट का अर्थ ये नहीं है कि आप उसको 2 या 3 में लिखेंगे, 2 या 3 लाइन में लिखेंगे। उसको बातें सारी होनी चाहिए उसमें, उस आंसर में, लेकिन शॉर्ट करके लिख सकते हो। जैसे हमारा उत्तर है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के दिमाग में घुस जाते हैं तो उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगता है। वह जार आसमान जितना बड़ा हो जाता है। इतने बड़े जार में अप्पू स्वयं को अकेला पाता है। वहाँ उसके साथ खेलने के लिए अन्य और कोई लड़का नहीं है, फिर भी उसे उस जार में होना अच्छा लगता है। अपनी बहन के मरने के बाद वह अब अकेला ही खेलता है। वह जार में कंचों को बिखेर कर खेलने लगा। तभी अकस्मात दुकानदार की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान भंग हो जाता है। होना मतलब उस जगह से उसका ध्यान हट जाता है। उसकी नज़रों के सामने वही जार छोटा होने लगता है। उस छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे थे। वे छोटे आंवले से दिखाई देते थे। जैसे आंवला होता है छोटे आकार में, उस तरह से वो कंचे दिखाई दे रहे थे। स्कूल में पहुंचकर अप्पू को पता चला कि जॉर्ज स्कूल में नहीं है। तेज बुखार होने के कारण वह स्कूल नहीं आया था। कक्षा में पाठ पढ़ते पढ़ते अप्पू के दिमाग में जॉर्ज घूमने लगा। जॉर्ज उसका दोस्त था। जॉर्ज कंचे का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। वह सभी को हरा देता था। अब वह जॉर्ज के साथ ही कंचे खेलेगा। उसका ध्यान कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठ में नहीं लगा, इसलिए मास्टर जी के प्रश्न पूछने पर वह उत्तर न दे पाया, जबकि उसे प्रश्न का उत्तर याद था, क्योंकि उसका ध्यान दूसरी तरफ था। उसे यही नहीं पता चल रहा था कि मास्टर जी क्या पूछ रहे हैं। मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया तो पूरी कक्षा उस पर हंस पड़ी। सभी को खुद पर हंसते देख वह सोचने लगा कि वह इनके साथ कंचे नहीं खेलेगा। तभी मास्टर जी ने उससे कहा कि यदि पाठ के विषय में कोई संदेह हो तो पूछ लें, परंतु कंचे के ख्यालों में डूबे अप्पू के मुंह से इतना ही निकला कि पैसे। मास्टर जी ने रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाया था, तो उनके मुंह से निकला कि रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते। अप्पू के दिमाग में कंचे कुछ ऐसे घुसे कि वह सब कुछ भूलकर केवल कंचों के बारे में सोचता रहा। यहाँ तक कि उसने स्कूल की फीस जो 1.5 रुपये थी के कंचे खरीद लिए। यानी कि उसके पेरेंट्स ने जो उसको 1.5 रुपये स्कूल फीस के नाम पर दिए थे, उसको कंचे का इतना अधिक शौक था कि वह फीस न भरकर उन 1.5 रुपये से कंचे खरीद लेता है। तो इस उत्तर में जितनी भी बातें आई हैं, हमने पाठ पढ़ा उसमें इन सभी बातों को अच्छी तरह से पढ़ लिया था और हमें ये सारी बातें याद हैं, तो हम इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। उत्तर, सबसे पहले दुकानदार अप्पू द्वारा 1.5 रुपये के कंचे खरीदने पर अचंभा करता है।
यानी कि उसे हैरानी होती है कि इतने सारे पैसे से वो कंचे खरीद रहा है। उसके पास इतने अधिक पैसों के कंचे खरीदने के लिए पहले कोई बच्चा नहीं आया था। उसने यह सोचकर अप्पू को कंचे दे दिए कि शायद उसके दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करके उसे कंचे लेने के लिए भेजा होगा। इतने अधिक कंचे बेचने पर दुकानदार को खुशी थी, क्योंकि दुकानदार के तो कंचे एक साथ चले गए इतने ज्यादा पैसे के। अप्पू का दुकानदार के व्यवहार पर धैर्य खत्म हो चुका था। वह दुकानदार से कंचे लेकर चला तो रास्ते में उसने कंचों को देखने के लिए पोटली खोली तो कंचे रास्ते में इधर उधर बिखर गए। वह कंचों को चुनने में इतना मग्न हुआ कि आती हुई कार पर उसका ध्यान ही नहीं गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर अप्पू को घूर कर देखा। वह गुस्से में बार बार हॉर्न बजा रहा था। अप्पू को ड्राइवर से डर तो लगा, लेकिन कंचे चुनना बंद न किया, क्योंकि उसे कंचों से बहुत प्यार था। इसलिए उसे डर लगते हुए भी वह उनको इकट्ठा करने में लगा रहा। ड्राइवर भी सड़क पर बिखरे कंचों को देखकर मुस्कुराने लगा। ड्राइवर को भी कंचे अच्छे लगे। घर पहुंचने पर अप्पू ने अपनी माँ को कंचे दिखाए। अप्पू के पास इतने अधिक कंचे देखकर माँ को हैरानी हुई। माँ ने उससे कंचों के बारे में पूछा कि कहाँ से मिले। उसने कहा कि मैंने ये कंचे स्कूल की फीस के पैसों से खरीदे हैं। माँ ठगी सी रह गई, परंतु अपने अकेले बेटे के अकेलेपन की को याद करके वह चुप रह गई। उसने अप्पू से कोई प्रश्न न करके कंचे खरीदने पर खुशी जताते हुए बोली कि बहुत अच्छे लगते हैं। प्रश्न 3। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। उत्तर, दरअसल मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ ऊंची आवाज में पढ़ पढ़कर सुना रहे थे, लेकिन अप्पू कंचों के ख्याल में इतना अधिक डूबा कि उसका ध्यान मास्टर जी की आवाज पर नहीं रहा। ज्यों-ज्यों अप्पू कंचों के ख्याल में गहराई से डूबता गया, त्यों-त्यों उसे मास्टर जी की आवाज धीमी सुनाई पड़ती गई। तो ये थे आपके इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इन तीनों प्रश्न उत्तर को आपको नोटबुक में लिखना है और याद करना है साथ साथ। अब पढ़ेंगे हम पाठ 13, एक दिन का। ये आपकी एक कविता है। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने अपनी कविता के द्वारा समझाया है कि घमंडी का सिर नीचा होता है। यह एक कहावत भी है। कवि एक दिन स्वयं को शक्तिशाली मानते हुए दूसरों को तुच्छ समझ रहा था, यानी कि अपने से कम समझ रहा था। तभी कहीं से उसकी आंख में तिनका आ गिरा। उस छोटे से तिनके के कारण उसका घमंड चूर चूर हो गया कि छोटी सी वस्तु भी घमंडी का घमंड तोड़ने के लिए काफी होती है। तो इसलिए इस कविता के द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज से भी। घमंडी का सिर अवश्य नीचा होता है, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और इस कविता के माध्यम से हम पढ़ते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ,
एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो ये छोटी सी एक बहुत ही अच्छी कविता है। इसको आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी है और अच्छी कविता है। तो इसमें है कि मैं घमंडों से में भरा ऐंठा हुआ। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में जो हमेशा लिखते हैं हम, पहले पाठ का, पुस्तक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम, ये सब लिखेंगे। उसके बाद उसके बारे में बताएंगे। तो प्रसंग हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की कविता एक तिनका से ली गई इन पंक्तियों में वे घमंडी की दुर्दशा का चित्रण करते हुए सिद्ध करते हैं कि घमंडी का सिर सदा नीचा होता है। तो इसमें इन पंक्तियों में वो बताते हैं कि तो मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। एक दिन कवि अपनी छत की दीवार के पास बड़े घमंड से खड़ा था। जैसे बालकनी में छत के ऊपर जाकर मुंडेर पर खड़े हो जाते हैं, तो वो अपने को अधिक ऊंचा समझकर नीचे जाने वालों को, सभी को अपने से कम समझ रहा था और उसको अपने आप पर बहुत घमंड हो रहा था कि मैं सबसे अधिक ऊंचा हूं, कि वह संसार में स्वयं को बहुत बड़ा समझ रहा था। वो सोच रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूं, मैं इतनी ऊंची छत की मुंडेर पर खड़ा हूं और सब नीचे जाने वाले लोग मेरे से छोटे हैं। तो उसके मन में इस तरह से उसके मन में ये आया कि मैं बहुत बड़ा हूं। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। तभी अचानक हवा के एक झोंके से उड़कर एक तिनका उसकी आंख में गिर पड़ा। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा मामूली सा तिनका उसकी आंख में गिर गया। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। तो आंख हमारी बहुत नाजुक होती है और उसमें कोई भी छोटा सा तिनका आकर गिर जाए तो उसको एकदम से तिलमिलाहट हो जाती है और बेचैन हो जाता है। लाल होकर आंख भी दुखने लगी क्योंकि वो उसको तिनके के कारण वो आंख नहीं खुल रही थी, तो वो निकालने के चक्कर में आंख पर बार बार हाथ लगाने से वह दुखने भी लगी और लाल हो गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तो कपड़े को इकट्ठा करके, जैसे आंख में कुछ गिर जाता है तो कपड़े को इकट्ठा करके आंख में से उसको निकाला जाता है। कोई भी चीज़ गिरने पर, मच्छर या तिनका कुछ भी गिर जाता है तो इस तरह से कपड़े को इकट्ठा करके धीरे से आंख से निकालने की कोशिश करते हैं और निकल भी जाता है कई बार। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, और उसकी ऐंठ जो अकड़ थी उसमें वो तुरंत निकल गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ में यूं मुझे ताने लग दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो जब किसी ढब का अर्थ है तरकीब, जब किसी तरकीब से वह तिनका निकल गया, तब समझ, यानी कि उसको मन मन में समझ आया और उसने मन मन में ही इस तरह से सोचने लगा कि किस लिए मैं घमंड कर रहा हूं। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि क्यों ऐंठ रहा है इतना, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि इतना छोटा तिनका है जो मेरे लिए तो बहुत है, काफ़ी है मेरा घमंड तोड़ने के लिए। तो ये थी आपकी कविता, और इस कविता को याद करना अच्छी कविता है।
अब इसके शब्दार्थ हैं। ऐंठा अकड़ या तनना, ऐंठ दिखाना। मुंडेर दीवार, जो छत के चारों तरफ दीवार होती है उसे मुंडेर कहते हैं। मूठ कपड़े का कोना इकट्ठा करना। दबे पांव भगी चुपचाप भाग गई। ढब तरकीब या युक्ति, समझ विवेक। अब करते हैं हम इस पाठ का अभ्यास। प्रश्न 1 है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। तो इस तरह से हमें सही वाक्य में लिखना, सामान्य वाक्य में बदलना है ये। तो एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब यानी कि किसी तरकीब से तिनका निकल गया। तो ये है इसके उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर, कवि ने तिनका कविता में एक छोटे से तिनके का जिक्र करते हुए बताया है कि एक दिन जब वह अपने मुंडेर पर खड़ा था तो एक दिन एक तिनका उड़कर उसकी आंख में गिर गया। कवि अपनी शक्ति पर घमंड करता था, उसे अपने आप पर बहुत घमंड था, परंतु एक छोटे से तिनके ने उसे इतना दुख दिया कि उसका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। प्रश्न 3, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी को बहुत कष्ट सहना पड़ा। कवि आंख में तिनका गिरने पर झिझका, बेचैन हुआ, उसकी आंखें लाल होकर दुखने लगी। लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर आंख में से तिनका निकाला। इस तरह से घमंडी लेखक की सारी ऐंठ निकल गई। प्रश्न 4, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? उत्तर, जब घमंडी से आंख का दर्द नहीं सहा गया तो उसने अपने आसपास के लोगों से सहायता की गुहार लगाई, यानी कि विनती की। जब उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ की मदद से उसकी आंखों से तिनका बाहर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तनका कभू न निधि निंदिए, पांव तले जो होए, कभू उड़ी आँखिन परै, पीन घनेरी होए, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, दोनों काव्य पंक्तियों में से मनुष्य को कभी घमंड न करने की चेतावनी दी गई है। बताया गया है कि मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपने आप पर। इस दुनिया में कोई भी तुच्छ और शक्तिशाली नहीं है, कोई भी शक्तिशाली नहीं है और कोई भी कमजोर नहीं है। जिसको जैसा अवसर मिले दूसरे का घमंड चूर कर सकता है। इसलिए मनुष्य को किस से क्या जरूरत पड़ सकती है, तो जब दूसरे का मौका आएगा तो वह भी अपना अवसर नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये थे आपके पाठ एक तिनका कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और कविता, उसका सरलार्थ। यहाँ ये हमारे 3 पाठ हो चुके हैं अब।
11, 12 और 13 रहीम जी के दोहे, कंचा और एक तिनका। इन तीनों पाठों के क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी कंप्लीट रखनी है। नेक्स्ट वीक मैं इन तीनों जो पार्ट हैं आपके कंप्लीट हो चुके, इन तीनों की कंप्लीट नोटबुक चेकिंग के लिए नेक्स्ट वीक किसी दिन भी मैसेज डाल के मंगवा सकती हूँ। इसलिए इस वीक में फ्राइडे सैटरडे तक आप, संडे तक आप इसका काम कंप्लीट करके रखें।